हेलो फ्रेंड्स, आइए एक बार पुनः आपका DRV स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है। हम लोग इतिहास पिछले एपिसोड में जो पढ़े थे उसके आगे के हिस्से में प्रवेश करेंगे और यूं ही बस आप साथ में जुड़े रहें और कंठस्थ होता चला जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, बस आप सहयोग बनाए रखें और इतिहास को यूं ही स्टोरी की तरह अपने जेहन में बसाते चले। टॉपिक टू टॉपिक, मैटर टू मैटर आपके दिल में बसता चला जाएगा, बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं। बस लेक्चर्स को अगर आप पूरा सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में यह इतिहास बैठ जाएगा। मित्रों, हम लोग कल पिछले वाले एपिसोड में पढ़े थे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदय का मामला फिनिश हो चुका है। यह पितृहंता वंश है। तो आमतौर पर जनता में ये संदेश गया, प्रजा में संदेश गया कि ये लोग अक्सर अपने बाप को मार करके ही राजा बन रहे हैं, तो ये ऐसा राज्य ठीक नहीं है, ऐसे राजा ठीक नहीं है जो पितृहंता है। तो इस प्रकार से लोगों ने आपस में विचार किया, प्रजा में विचार किया। जब अयोग्य उत्तराधिकारी हुए तो इन्होंने आपस में एक नवीन राजा की खोज किया, विचार किया और शिशुनाग को अपना राजा चुन लिया। मित्रों, याद रखना है, विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से विवरण है, किंतु तथ्यात्मक मैटर्स में लाया हूं जो आपके लिए सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम फॉलो कर रहे हो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, हिस्ट्री से, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, बैंक वगैरह में जो कंपटीशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी क्रिएट कर रहा हूं, सब कंप्लीट करा रहा हूं। चूंकि कंपटीशंस में ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एंशिएंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से, उन सब को मैं बिल्कुल तोड़ के रख दूंगा। आप तनिक भी चिंता ना करें, बिल्कुल श्रवण करें, सुनते रहें। तो शिशुनाग क्वेश्चन बन जाता है मित्रों कि ये शिशुनाग वंश इसका नाम है और पहला राजा शिशुनाग ही है। मित्रों याद रखना, शिशुनाग। शिशुनाग कहा जाता है कि यह किसी स्त्री द्वारा लोक लज्जा से बचने के कारण जो है इसको उसने बहा दिया था, इस बच्चे को फेंक दिया था। तो नागवंशीय लोगों ने इस बच्चे को उठाया और उसका लालन पोषण किया और चूंकि शिशु अवस्था में नागवंशीय लोगों के द्वारा इसका लालन पालन होने के कारण इसका नाम ही शिशुनाग पड़ गया। मित्रों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी शासन सत्ता संभाली, इनका बहुत ज़्यादा योगदान तो नहीं रहा शिशुनाग का जो है, मात्र इन्होंने एक कार्य किया था कि जो अवंती राज्य था उसको इन्होंने विजित कर लिया था। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें इनका एक कार्य था कि जो इनकी राजधानी ट्रांसफरेशन की बात आती है, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दिया था। मित्रों ये बात याद रखना है शिशुनाग ने, और खास बात नहीं, अवंती विजय है और राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया है शिशुनाग ने। मित्रों याद रखना है कि शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था कालाशोक। कहीं कहीं इनका नाम काकवर्ण भी मिलता है। मित्रों याद रखना, काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण। काकवर्ण से तात्पर्य कौवे के समान काले थे, ब्लैक थे, काकवर्ण थे। कालाशोक ये काले रंग में थे, ऐसा कहा जाता है। मित्रों कालाशोक से कुछ बातें हैं, उस पर हम डिस्कशन कर लें, चर्चा कर लें। तो यहां पर देखते हैं कि कालाशोक जितना ही काला था
ये मैं नहीं बता रहा, ये कुछ विवरण है और डायनेशियस की पुस्तक का विवरण है, जिसमें ये उल्लेख आता है। जो हमारे यूजी पीजी के स्टूडेंट्स से वो ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार से लेकर के नंद वंश तक का योगदान क्या है। तो हमने आपको बताया है बिंबिसार से लेकर के अभी ये शिशुनाग वंश चल रहा है। आज नंद वंश तक का टॉपिक कवर करने का प्रयास करूंगा और आप लोग ऐसे ही बस को ऑपरेट करें, ध्यान से सुने, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसकी जो रानी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब चूंकि ये कालाशोक राजा है, तो कहते हैं कि दरबार में एक नाई आता था और कालाशोक की जो हजाम करने, दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह काटने के लिए महल में आता था। तो आते जाते किसी तरह से रानी से इसके जो है प्रेमालाप शुरू हो जाएंगे और यह प्रकरण धीरे धीरे गहराता चला गया। और चूंकि कहावत भी है मित्रों, याद रखना, खैर खून खांसी खुशी मदिरा पान, ये रहीमदास जी कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी मदिरा पान, रहीमन दाबे नहीं दबे जाने सकल जहान। मित्रों याद रखना, तो ये चीजें दाबने से नहीं दबती। पान खाने पर मुंह लाल ना हो, कहीं पर कट जाए, चोट लग जाए, खून ना निकले, और जुकाम हो, सर्दी हो, खांसी हो, उसमें अगर आप कितना भी दबाएं तो बस जब यूं ही खांसी आ ही जाती है, उसको दबा नहीं सकते। इसी प्रकार से खुशी, मोहब्बत, प्रेम, ये सब चीजें भी दबाने से दबती नहीं है। और मदिरा पान करने वाला व्यक्ति सोचे कि कोई जान न पाए तो निश्चित रूप से स्वतः परिलक्षित हो जाता है। तो ये चीजें अपने आप स्वतः लोग जान जाते हैं। तो ये प्रकरण धीरे धीरे राजमहल में भी चर्चा का विषय बनता गया, प्रजा में भी संदेश जाने लगा कि उस नापित का, नाई का और रानी का प्रेम प्रसंग काफी चर्चित हो गया। तो रानी को डाउट्स हुआ, शंका हुई, कहीं राजा को पता न चल जाए। अगर राजा को पता चल गई तो निश्चित रूप से मैं भी मारी जाऊंगी और ये नाई भी मारा जाएगा। तो दोनों लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया, योजना बनाई कि क्यों ना राजा को ही खत्म कर दिया जाए, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पॉइंट ये हो गया मित्रों। तो प्लान ये हुआ कि कल हजाम करते समय तुम छुरा घोंप करके राजा की हत्या कर देना। और परिणाम यही हुआ, वो दाढ़ी बनाने गया और छुरा घोंप करके गला काट दिया। कहते हैं इस प्रकार से कालाशोक की मृत्यु हो गई। मित्रों कालाशोक बहुत ही, क्योंकि थोड़ा सा बदरूप था, चूंकि रानी सुंदर थी, तो ऐसा कहा जाता है मित्रों कि वो नाई जब राजा की हत्या कर दिया तो समस्या ये हुई कि रानी ने सभासदों, मंत्रियों, अधिकारियों से बताया कि भाई पता नहीं किसने राजा की हत्या कर दिया। इस नाई ने तो जान बचाने की बहुत कोशिश की, प्रयास किया, किंतु वो भाग गया। इस क्रम में अब वो नाई जो है उस रानी का संरक्षक बन गया। संरक्षक बनने के बाद चूंकि कालाशोक को 10 बच्चे थे ऐसा कहा जाता है, और धीरे धीरे उन 10 का इस नापित ने हत्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और अंत तो गत्वा उस रानी की भी हत्या कर दिया मित्रों, क्योंकि ये नापित जानता था कि जो नारी, जो स्त्री अपने पति की नहीं होगी, वो निश्चित रूप से मेरे साथ भी कभी धोखा छल कर सकती है। इस तरीके से इसने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया और अंत करने के पश्चात एक नवीन राजवंश की स्थापना किया, जिसको कहते हैं भारतीय इतिहास में नंद वंश। मित्रों याद रखना, नंद वंश। इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कालाशोक के शासनकाल के बारे में कर ले। यहां पर मित्रों कालाशोक के शासनकाल के समय द्वितीय बौद्ध संगीत होगी। मित्रों याद रखना, द्वितीय बौद्ध संगीत
ये द्वितीय बौद्ध संगीत, पहली बौद्ध संगीत इससे 100 वर्ष बाद अर्थात 383 BC में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां हुई? वैशाली में। मित्रों याद रखना, वैशाली में। और तीसरी बात पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। साबक मीर या सर्वकामनी, दो नाम मिलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। साबक मीर या इसी को सर्वकामनी कहीं कहीं किसी पुस्तक में नाम मिलता है, ये अध्यक्ष है। तो याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष साबक मीर थे या सर्वकामनी थे। तो ये बात कालाशोक से है मित्रों। अब नंद वंश की स्थापना जो हो रही है, जिसने किया है, वो कोई और नहीं था, उसका नाम था महापद्म नंद, जिसने पूरे शिशुनाग वंश के नाश कर दिया था। नापित था, ऐसा उल्लेख मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है महापद्म नंद। ये महापद्म नंद वही नापित था। इसके बारे में कहा जाता है निम्न कुल का था मित्रों, महापद्म नंद। और इसने भारतीय इतिहास में एक नवीन राजवंश की स्थापना किया, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। महापद्म नंद को एक छत्र, एक राट तथा भार्गव कहा गया है मित्रों, याद रखना। एक छत्र, एक राट, भार्गव। एक छत्र, एक राट एवं भार्गव कहा गया है। अर्थात इसने अपने अगल बगल के समस्त राज्यों को अधिकृत कर लिया, पराजित करके उनको अपने अधिकार में ले लिया, उन पर विजय प्राप्त कर लिया मित्रों। और दूसरी चीज, इसके पास अपरिमित सेनाओं का गठन किया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। और इसी के समकालीन जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान व्याकरणाचार्य पाणिनि, कहा जाता है कि इसके मित्र थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की रचना किया है। मित्रों, नवनंद की चर्चा होती है, किंतु प्रमुख रूप से एक तो महापद्म नंद का नाम उल्लिखित होता है इतिहास के पन्नों में, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और अंतिम शासक घनानंद के बारे में उल्लेख मिलता है मित्रों। तो कहीं कहीं धनानंद भी मिलता है, घनानंद या धनानंद। मित्रों, एक छत्र, एक राट, ये सब उपाधियों से विभूषित था। एक राट से तात्पर्य होता है जिसकी विजय पताका समुद्र पर्यंत तक लहराती हो, वो एक राट कहलाता है मित्रों। ये पुराणों में इसकी चर्चा है महापद्म नंद के लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको जरा दिमाग में बैठाए रखिएगा, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। घनानंद, कहीं कहीं धनानंद भी मिलता है। ये कहते हैं कि बहुत ही कठोर, निर्दयी और अत्याचारी शासक था। निम्न कुल के बारे में भी चर्चा है, ये निम्न कुल का राजवंश था, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसने इतना ज्यादा धन अर्जित कर दिया था कि इसके राजमहल में जैसे धन रखने के लिए जगह नहीं बची। ये गंगा की तलहटी में कई कोट स्वर्ण मुद्राएं छुपा के रखवा दिया था घनानंद। ये कर वसूली में किसी से कोई बचता नहीं था जिससे टैक्स न लेता हो, कर न लेता हो। बहुत ही ज्यादा आतताई था, अत्याचारी था, जनता त्राह त्राह कर रही थी। और इसी के शासनकाल के समय ही भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण होगा मित्रों, सिकंदर का, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं। मित्रों, यहीं पर हम थोड़ी सी चर्चा कर दें आपको। भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है, प्रथम विदेशी आक्रमण वो ईरानियों का था, ये बात याद रखना है आपको।
ईरानी आक्रमण था, जिसमें पहला जो आक्रमणकारी है उसका नाम था कुरुश। हालांकि ये सफल नहीं रहा, किंतु दारा, इन्हीं के बाद जर्कसीस, अर्टाजर्कसीस, दारा। तो दारा ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत, मित्रों याद रखना, पश्चिमोत्तर प्रांत, काबुल का भाग, ये बेल्ट इसने जीत लिया था। और जीतने के बाद ये हमें पता कैसे चलता है कि यहां पर इसके 3 अभिलेख पाए गए हैं। मित्रों याद रखना है, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस। नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस ये दारा के अभिलेख हैं। और उन अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि इसने इस बेल्ट को अपना प्रांत भी बना लिया था, जहां से ये इसको कई टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। और इससे साबित होता है कि भारत के इस बेल्ट पर दारा का अधिकार था। मित्रों याद रखना। और भारत पर हमने चर्चा किया था कि जब भी विदेशी आक्रमण हुए हैं इसी रूप से हुए हैं। अब चूंकि घनानंद का जब समय आता है तो इसी के समय भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों का होगा। मित्रों याद रखना, यूनानी आक्रमण, जिसमें सिकंदर का आक्रमण इंपॉर्टेंट है। मित्रों तो आज हम लोगों ने इस घनानंद और सिकंदर, अब यहां पर एक पॉइंट हम आपको और बता दें, यहीं पर चाणक्य का अभ्युदय होगा, सिकंदर, चाणक्य, घनानंद, और यहीं पर एक पॉइंट आएगा मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य। इन चारों को एक साथ लेकर के हम इतिहास को आगे कवर करेंगे और एक स्टोरी के तहत पूरा कवर करके आपको हम बता देंगे। मित्रों याद रखना कि ये नंदवंशी शासक ज्यादातर जैन मतावलंबी थे। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मित्रों? अब हम अगला टॉपिक यहीं से बनाएंगे। और इस टॉपिक को बनाने से पहले भी चूंकि हम धार्मिक आंदोलन पर भी चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, इन सब धर्मों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। हिस्ट्री को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आगे इनमें आपस में क्या मैटर्स बनते हैं, क्या टकराहट होती है, कैसे आगे भारत का इतिहास बनेगा, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक बनेगा, केंद्रीकृत शासक बनेगा, संपूर्ण भारत में एक छत्र शासन की स्थापना करेगा, वो सब चीजें हम बताएंगे। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, 3 नामों से जाना जाता था। ये पंडित आदमी, विद्वान था और तक्षशिला का आचार्य था। इस पर हम डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों? निश्चित रूप से कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे हों और हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कंपटीशन में फेस करें, जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।